वाई सेल्स डिवाइड क्यों कहता है? सेल का इनिशियल साइज छोटा होता है। छोटी सेल को न्यूक्लियस इजीली कंट्रोल कर लेता है क्योंकि न्यूक्लियस को कम एरिया मैनेज करना पड़ता है। फिर सेल ग्रो करता है, सेल का साइज बड़ा हो जाता है। इंपॉर्टेंट नोट, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब सेल के अंदर का मटेरियल लगातार बढ़ता रहता है। प्रॉब्लम कब होता है? जब सेल बहुत बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस उतना इफेक्टिव कंट्रोल नहीं कर पाता और न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है? न्यूक्लियस यानी साइटोप्लाज्म का रेशियो, यानी कितना न्यूक्लियस है उसको कंपेरिजन में कितना साइटोप्लाज्म है। तब क्या होता है? न्यूक्लियस सिग्नल देता है कि अब डिवाइड हो जाओ। सेल डिवीजन ट्रिगर होता है, सेल डिवाइड हो जाता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ सिंगल सेल जाइगोट से ही स्टार्ट करती है। जाइगोट यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बना हुआ फर्स्ट सेल जिसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, इसे जाइगोट क्या होता है? जाइगोट डिवाइड होता है एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ, फिर मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। एक ही सेल से पूरा बॉडी बन जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिलियन ऑफ सेल एक सिंगल सेल से बनते हैं क्योंकि सेल साइकिल बार बार रिपीट होता है। फिर आते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के ऊपर। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेल्स की प्रॉपर्टी है और पूरे ऑर्गेनिजम्स की भी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले ग्रोथ के ऊपर आते हैं। ग्रोथ यानी मास और साइज का इंक्रीज होना। सेल लेवल पे ग्रोथ कैसे होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो कि कंटिन्यूस है। और ऑर्गेनिज्म लेवल पे ग्रोथ कैसे होता है? बॉडी का साइज बढ़ जाना। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नए सेल्स बनाना। पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं, दो डॉटर सेल बनाते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आते हैं सेल साइकिल के ऊपर। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल यानी पेरेंट सेल के दो डॉटर सेल्स बनने तक के सारे स्टेप को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल में क्या क्या होता है? सबसे पहले सेल ग्रोथ होती है, ऑर्गेनेल डुप्लीकेट होते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये एस फेस में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, और सेल डिवीजन होता है। इंपॉर्टेंट, ये सब रैंडम नहीं होता, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, सब जेनेटिकली कंट्रोल में होता है। जेनेटिक कंट्रोल में कौन आता है? साइक्लिन प्रोटीन और सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। इंपॉर्टेंट नोट, डीएनए रेप्लिकेशन बिना एरर के भी होना चाहिए ताकि दोनों डॉटर सेल को इंटैक्ट जीनोम मिल सके। फिर आते हैं टाइम्स फॉर सेल डिवीजन के ऊपर। सबसे पहले इकोलाई जो 20 मिनट में डिवाइड होता है, दूसरा यीस्ट सैकरोमाइसिस 90 मिनट में डिवाइड होता है, ये यूनिसेलुलर फंगस है। तीसरा ह्यूमन चीक सेल 24 घंटे में डिवाइड होता है और स्टमक लाइनिंग सेल हफ्ते में 2 बार रिप्लेस होते हैं और जिसका डिवीजन टाइम है 3 से 4 दिन। और अडल्ट हार्ट सेल और न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं होते। इंपॉर्टेंट नोट, सेल साइकिल ड्यूरेशन अलग ऑर्गेनिज्म में अलग होता है और सेम ऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग सेल में अलग हो सकता है। अब आते हैं सेल साइकिल के ऊपर डिटेल में। सेल साइकिल क्या होता है? सेल की पूरी लाइफ का वो प्रोसेस जिसमें सेल ग्रो करता है और फिर डिवाइड करता है, उसे सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल को दो मेन फेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इंटरफेस, दूसरा है एम फेज माइटोसिस फेज। इंटरफेस क्या होता है? इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करता, सिर्फ प्रिपरेशन करता है, इसलिए इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। और यहाँ सेल डिवाइड नहीं कर रहा है लेकिन अंदर से एक्टिव होता है। और टाइम कितना होता है? सेल साइकिल में 95% टाइम इंटरफेस में ही चला जाता है और ह्यूमन चीक सेल में लगभग 23 आवर्स का टाइम इंटरफेस में ही होता है। मतलब मेजॉरिटी टाइम सेल सिर्फ प्रिपरेशन में ही लगाता है। इंटरफेस के भी 3 सब फेजेस होते हैं। सबसे पहला है G1 फेज, गैप 1। ये ग्रोथ फेज है, यहाँ मैक्सिमम ऑर्गेनेल ग्रोथ होते हैं और मैक्सिमम सेल का मैक्सिमम ग्रोथ होता है यहाँ, और मैक्सिमल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट होते हैं। और इस फेज में प्रोटीन और एंजाइम्स बनते हैं, आरएनए बनता है, अमीनो एसिड बनता है और एटीपी बनता है। और यहाँ डिसीजन लिया जाता है कि सेल डिवाइड होगा या नहीं G1 फेज में। और कुछ सेल G0 फेज में भी चले जाते हैं जिसे क्वेश्चन फेस कहते हैं। कभी कभी सेल G1 से बाहर निकलकर G0 में चला जाता है। G0 यानी रेस्टिंग टाइप, यहाँ सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, अंदर काम कर रहा होता है लेकिन डिवाइड नहीं करता। बाद में वापस सेल साइकिल में आ सकता है, री एंटर कर सकता है जब चोट वगैरह लगे तो। फिर एस फेस पे आते हैं जिसे सिंथेसिस फेस भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस है, यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं और सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन होता है यहाँ पर। फिर आते हैं G2 गैप 2 फेस, यहाँ पर सेल ग्रो करता है, रिमेनिंग आरएनए डुप्लीकेट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट होते हैं और प्रोटीन बनता है और आरएनए और अमीनो एसिड भी बनते हैं G2 फेस में। फिर आते हैं एम फेस, माइटोसिस फेस के ऊपर। ये सबसे ड्रामेटिक फेस है, एक्चुअल सेल डिवीजन इसी फेस में होता है। टोटल टाइम इसका सिर्फ 5% है और ह्यूमन चीक सेल में लगभग 1 घंटे का टाइम एम फेस में लगता है। एम फेस के भी 2 पार्ट्स हैं, पहला है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसके 4 फेजेस होते हैं, पी मेट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इसमें पूरा 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, सेल्स 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑल फेजेस के ऊपर। आई एम इंटरफेस, फिर माइटोसिस फेज, इंटरफेस, फिर माइटोसिस फेज। ये फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटरफेस, यानी 2 इंटरफेस के बीच में जो फेज आता है वो एम फेज है, और 2 एम के बीच में जो फेज आता है उसे आई फेज कहते हैं। और G1 और G2 के बीच में एस आता है और G2 और G1 के बीच में एम आता है और एस और एम के बीच में G2 आता है, इसे लिख के याद रख लेना। और G0 फेज यानी क्वेश्चन फेज के ऊपर आते हैं, यानी कुछ बॉडी के सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करते, इसलिए वो G1 फेज से एक्सिट करके G0 में चले जाते हैं। G0 में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और बॉडी के उन सेल्स लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिव होता है लेकिन डिवाइड नहीं कर रहा होता। अगर बॉडी के कुछ सेल्स को ज़रूरत पड़े तो उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलता है और वापस G0 से सेल G1 में एंटर करता है और डिवाइड करने लगता है। एग्जांपल, हीलिंग के टाइम जब चोट लगती है। और कुछ सेल परमानेंट ही G0 स्टेज में रहते हैं, जैसे कि अडल्ट हार्ट सेल और न्यूरॉन्स परमानेंट G0 स्टेज में रहते हैं। आते हैं सब मैथ्स के ऊपर। सबसे पहले G1 फेज, इसमें एक क्रोमेटिड है और डीएनए कंटेंट 2C है और प्लॉइडी 2N है, मतलब क्रोमोसोम सिंगल है, डीएनए नॉर्मल अमाउंट में है और सेल भी डिप्लॉयड है, यानी ये स्टार्टिंग फेज है। फिर एस फेज, सिंथेसिस फेज के ऊपर आते हैं। यहाँ डीएनए का कॉपी होता है, क्रोमेटिड्स 2 क्रोमेटिड्स हो जाते हैं और डीएनए कंटेंट 4C हो जाता है और प्लॉइडी 2N ही रहता है, यानी क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहता है, बस डीएनए डबल हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम 46 ही रहेगा लेकिन हर क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे। फिर आते हैं G2 फेज में, यहाँ भी डीएनए कंटेंट 4C होता है और क्रोमेटिड 2 ही रहेगा, प्लॉइडी 2N ही रहेगा। यहाँ सेल बस डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है और कुछ चीज़ नहीं होता, सेम केस एस फेज जैसा। फिर एम फेज, माइटोसिस
माइटोसिस के ऊपर आते हैं। ये एक्चुअल डिवीजन है। क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं एम फेज में और हर डॉटर सेल को मिलता है डीएनए 2C और प्लॉइडी 2N, यानी आधा आधा हो जाता है, मतलब डीएनए वापस नॉर्मल हो जाएगा और क्रोमोसोम्स नंबर सेम। फिर आते हैं एम फेज क्या होता है। एम फेज यानी माइटोसिस फेज, ये वो फेज है जहाँ सेल एक्चुअली डिवाइड होता है। इसको बोला गया है मोस्ट ड्रामेटिक फेज एम फेज को, क्योंकि इसमें सब क्रोमोसोम्स मूव करते हैं, सब चीज़ें रीअरेंज होती हैं, सेल दो पार्ट में स्प्लिट होता है एम फेज में, यानी फुल एक्शन होता है। और वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन यानी चीज़ों का दोबारा अरेंज होना, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना। सेलुलर कंपोनेंट सेल के अंदर सारी चीज़ें डीएनए साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल, मतलब सेल अपनी सारी चीज़ों को दो नए सेल में इक्वली बांट देता है एम फेज में। एम फेज भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस में, यहाँ क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं। दूसरा साइटोकाइनेसिस, यहाँ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, यानी यहाँ सेल दो अलग अलग सेल में टूट जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन, माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन यानी अगर पेरेंट सेल 2N है तो डॉटर सेल भी 2N ही रहेगा। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, यानी अगर पेरेंट सेल 2N है तो डॉटर सेल भी 2N ही रहेगा। क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहता है। एग्जाम्पल, अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो हर डॉटर सेल में 46 ही आएंगे, इसको बोलते हैं डॉटर सेल्स आर सिमिलर टू पेरेंट सेल। फिर आते हैं एस फेस वाला एग्जांपल जो राइट साइड में बना है। एग्जांपल 50 रुपया, यानी स्टार्टिंग में 50 रुपया था मेरे पास, एस फेस में वो डबल हो गया, 100 रुपया हो गया। फिर एम फेस में डिवाइड हुआ, दोनों को 50 50 रुपया मिला, मतलब डीएनए पहले डबल होता है फिर इक्वली डिवाइड होता है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, कैरियोकाइनेसिस के भी 4 सब फेजेस होते हैं, एक याद करना, पी मैट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। सबसे पहले प्रोफेस क्या होता है। प्रो यानी स्टार्टिंग का फेस, यहाँ क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं प्रोफेस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगती है और स्पिंडल फाइबर बनते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या है, ये प्रोटीन के धागे जो क्रोमोसोम्स को खींचते हैं। फिर दूसरा मेटाफेस, मेटा यानी मिडल का, यहाँ क्रोमोसोम्स सेल के बीच की लाइन में खड़े हो जाते हैं, इस लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। फिर एनाफेस के ऊपर आते हैं। एनाफेस यानी यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाती है, स्पिंडल फाइबर उन्हें अपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एनाफेस। चौथा टीलोफेस, ये एंड वाला है, यहाँ क्रोमोसोम्स दोबारा थिन हो जाते हैं यानी पतले हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाता है और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब आते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ये कैसे होता है पूरा डिटेल में। सबसे पहले होता है अर्ली प्रोफेस, इसमें डीएनए नॉट डिस्टिंक्ट, और क्या है इसका मतलब, यानी डीएनए पतला धागा था अब मोटा होने लगता है अर्ली प्रोफेस में, और क्रोमोसोम्स विजिबल होने लगते हैं और सेंट्रियोल सेल के दोनों एंड की तरफ मूव करने लगते हैं और कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर दूसरा लेट प्रोफेस, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, यानी न्यूक्लियस की बाउंड्री टूट जाती है और अंदर की चीज़ें गायब हो जाती हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ईआर और गोल्जी डिसअपियर, और क्रोमोसोम्स फ्री हो जाते हैं। फिर ट्रांजिशन टू मेटाफेस, यहाँ क्रोमोसोम सेंटर की तरफ मूव करने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं सेंट्रोमियर पे, मतलब क्रोमोसोम्स को सेंटर में खड़ा करने की प्रिपरेशन। फिर तीसरा मेटाफेस, मेटाफेस सेंट्रियोल रीच अपोजिट पोल, क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, और डीएनए पैकेजिंग फिनिश होता है मेटाफेस में, यानी सब क्रोमोसोम एक स्ट्रेट लाइन में सेंटर में खड़े हो जाते हैं, इस लाइन को बोलते हैं मेटाफिजिकल प्लेट यानी इक्वेटोरियल प्लेट। फिर चौथा एनाफेस, यानी सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं एनाफेस में और मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, यानी दोनों तरफ, यानी क्रोमोसोम्स के दोनों दोनों हाफ अलग हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर उन्हें खींचकर दोनों एंड्स पर ले गए, यही एक्चुअल डिवीजन है। इंपॉर्टेंट, एनाफेस में क्रोमोसोम्स नंबर टेम्पररी डबल हो जाता है क्योंकि क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। फिर सबसे लास्ट टीलोफेस, यहाँ क्रोमोसोम्स लूज आइडेंटिटी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होते हैं और न्यूक्लियोलस ईआर गोल्जी रीअपियर, मतलब क्रोमोसोम्स दोबारा पतले धागे जैसा बन जाते हैं और दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं, सेल नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोफेस, स्टार्ट ऑफ माइटोसिस, यानी सबसे पहले यहाँ क्या होगा, सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल, यानी सेंट्रियोल सेल के दोनों कोने पर चले जाते हैं, वहीं जाके स्पिंडल फाइबर बनाने लगते हैं। फिर और यहाँ क्या होता है, डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट, यानी कंडेंसेशन यानी टाइट हो जाता है। नॉर्मल टाइम पे डीएनए पतला धागा जैसा होता है और प्रोफेस में वो मोटा और छोटा हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड और एक सेंट्रोमियर हो जाता है। फिर इसमें एंड ऑफ प्रोफेस, यानी ये सब गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, ईआर और गोल्जी, यानी ये सब गायब हो जाता है। इसका मतलब न्यूक्लियस टूट गया और क्रोमोसोम फ्री हो गए, यही मेटाफेस की बिगनिंग होती है। और माइटोटिक एपरेटस क्या है, यानी कि माइटोटिक एपरेटस यानी दो एस्टर और स्पिंडल फाइबर। प्लांट में डिवीजन होता है एनेस्ट्रल और एनिमल में एस्ट्रल एम्फिस्ट्रल। फिर आते हैं मेटाफेस के ऊपर, यहाँ स्लाइड के प्रोटीन, सेंट्रियोल रीच अपोजिट पोल और क्रोमोसोम फॉर्मेशन कंप्लीट, यानी क्रोमोसोम्स काउंट करने के लिए, स्ट्रक्चर देखने के लिए ये बेस्ट फेस है, इसलिए लैब में कैरियोटाइपिंग मेटाफेस करते हैं। फिर आते हैं इक्वेटोरियल प्लेट होता है और काइनेटोचोर होता है। फिर एनाफेस, ये एक्चुअल सेपरेशन है, यानी क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, यानी सेंट्रोमियर टूट गया, दोनों क्रोमेटिड अलग हो गए, अब उन्हें बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर उन्हें अपोजिट पोल की तरफ ले जाते हैं। और क्रोमोसोम शेप यानी डिपेंड्स करता है क्रोमोसोम पोजीशन पे, मेटासेंट्रिक सेंटर में सेंट्रोमियर वी शेप, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा साइड में एल शेप, तीसरा एक्रोसेंट्रिक और साइड में जे शेप, चौथा टीलोसेंट्रिक बिल्कुल एंड पे एल शेप। सबसे पहले याद रखना कि माइटोसिस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला है कैरियोकाइनेसिस, जहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, दूसरा है साइटोकाइनेसिस, यहाँ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। पहले न्यूक्लियर डिवाइड होता है, फिर सेल बॉडी डिवाइड होती है। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए उनका डिवीजन इजी होता है। स्टेप क्या है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, सेल में दो न्यूक्लियस बन चुका है। फिर दूसरा काम है फरो फॉर्मेशन, यानी फरो एक दबाव गड्ढा जैसा फोल्ड होगा और सेल के बीच में एक लाइन जैसा डेंट पड़ता है, इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो। फिर फरो डीप होता है, ये डेंट धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता है और सेंट्रीपिटल होता है, यानी आउटसाइड से सेंटर की तरफ आता है। एनिमल सेल में डिवीजन सेंट्रीपिटल होता है, मतलब बाहर से दबता हुआ बीच में मिल जाता है। और फाइनल रिजल्ट क्या होगा, दो बीच से कट हो जाता है और दो एनिमल सेल बन जाते हैं। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है फरो फॉर्मेशन से और सेंट्रीपिटल की वजह से। फिर आते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल पे। अब प्लांट सेल थोड़ा डिफरेंट है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि रिजिड और सख्त है और फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसलिए प्लांट में फरो नहीं बन सकता। फिर इसका स्टेप क्या है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं और वसाइकल आते हैं, वसाइकल यानी छोटी बबल जैसी स्ट्रक्चर, ये जीसी और ईआर से आते हैं। फिर सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ये वसाइकल सेंटर में जमा होते हैं और एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट ग्रो करता है, ये सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ता है और ये सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी सेंटर से आउटसाइड की तरफ प्लांट में सेल डिवीजन होता है सेंट्रीफ्यूगल की वजह से। फिर मिडल में मिला सेल प्लेट
बढ़कर सेल वॉल बन जाती है और बीच में एक लेयर बनी होती है मिडल लेमेला दोनों प्लांट सेल को जोड़ने वाली सीमेंट लेयर। फाइनल रिजल्ट दो प्लांट सेल बन जाते हैं। और उसे शॉर्ट में समझे तो एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन होता है जो सेंट्रीपिटल है और नो सेल वॉल है, और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल है, इसे याद रखना। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के ऊपर, यानी माइटोसिस का इंपॉर्टेंस। माइटोसिस का मेन काम है सेम टाइप के दो डॉटर सेल बनाना, क्रोमोसोम्स नंबर सेम रखना, यानी 2n है तो आगे डॉटर सेल भी 2n ही रहेगा। माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीजन। सबसे पहले ग्रोथ के ऊपर आते हैं। जब जाइगोट 2n बनता है तो वो बार बार माइटोसिस करता है, एक पूरा बॉडी बन जाता है, इसलिए ग्रोथ माइटोसिस की वजह से ही होता है। और रिपेयर और हीलिंग, अगर चोट लग जाए, स्किन कट हो जाए, टिश्यू डैमेज हो जाए तो कौन रिप्लेस करेगा? माइटोसिस ही रिप्लेस करेगा। माइटोसिस को हीलिंग के लिए यूज किया जाता है। और रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, हमारे बॉडी में कुछ सेल बार बार मर जाते हैं तो आरबीसी, स्किन सेल, एलिमेंटरी कैनल, ये सब रिप्लेस होते हैं। प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है? प्लांट में ग्रोथ दो टाइप का होता है। पहला है लेंथ इंक्रीज होना, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम इंक्रीज होना, और विथ और ब्रेथ इंक्रीज होना। फिर मेंटेन्स क्रोमोसोम्स नंबर, यानी पेरेंट सेल 2n है तो डॉटर सेल भी 2n ही होगा माइटोसिस में, इसलिए माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्रोमोसोम्स नंबर सेम होता है। मेंटेन्स करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी सेल बड़ा हो जाता है फिर माइटोसिस करता है, इससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का बैलेंस मेंटेन होता है। फिर स्पेशल केस, कभी कभी कैरियोकाइनेसिस होता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता। रिजल्ट क्या होता है? एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसको बोलते हैं प्लांट में साइंटिसियम और फंगाई में जीनोटिक कंडीशन। फिर एग्जांपल है इसका लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। और फिर कोलचिनिन, ये क्या है? ये माइटोटिक पॉइजन है, यानी स्पिंडल फाइबर को डिस्ट्रॉय करता है। अब समझ क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम यानी सेल के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम्स बनते हैं। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे 2n कहते हैं, और गैमेट में यानी स्पर्म या एग में 23 क्रोमोसोम ही होते हैं। 2n यानी डिप्लॉयड डबल सेट और n यानी हैप्लॉयड सिंगल सेट। माइटोसिस पे आते हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, यानी सिंपल डिवीजन, एक सेल था उसे दो सेम सेल बने, क्रोमोसोम्स नंबर सेम होता है। एग्जांपल, अगर पेरेंट सेल के पास 50 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल के पास भी 50-50 ही जाएगा, इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता है? सिर्फ एक बार डिवीजन होता है, दो डॉटर सेल बनती है, दोनों पेरेंट जैसी ही होती है, बाप जैसा एकदम बिल्कुल, क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहता है, 2n ही रहता है। कहाँ होता है माइटोसिस? बॉडी के सेल में ग्रोथ, रिपेयर, हीलिंग के काम आता है। फिर दूसरा है मियोसिस। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। सिंपल डेफिनेशन, यानी एक सेल, चार सेल है, क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो गया। अब पेरेंट सेल के पास 50 रुपया है तो आफ्टर माइटोसिस वो चार डॉटर सेल को 25-25 रुपया बांट देगा, इसलिए मियोसिस को कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है? दो बार डिवीजन होता है, पहला मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। फिर चार डॉटर सेल बनती है मियोसिस में और सब जेनेटिकली डिफरेंट होती है, क्रोमोसोम्स नंबर भी हाफ हो जाता है, 2n से n हो जाता है मियोसिस में। कहाँ होता है? गैमेट फॉर्मेशन में, टेस्टिस, स्पर्म में और ओवरी, ओवम में। फिर आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के ऊपर, यानी यहाँ गैमेट फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम 2n होता है और गैमेट, स्पर्म या ओवम 23 क्रोमोसोम्स है। अगर मियोसिस ना होता तो 46 ये बहुत गड़बड़ होती, 92 हो जाता, इसलिए मियोसिस हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स हाफ कर देता है मियोसिस। इसका प्रोसेस, 46 मेल के पास क्रोमोसोम्स है, मियोसिस हुआ तो 23 स्पर्म सेल, और फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम्स है, उसमें भी मियोसिस हुआ तो 23 आया ओवम। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल और मेल 23 मिल के 46 बना जो जाइगोट। फिर माइटोसिस से कंप्लीट बॉडी बनती है, इसलिए क्रोमोसोम्स नंबर जनरेशन से जनरेशन सेम रहता है। इंपॉर्टेंट नोट, अगर 4n सेल है तो मियोसिस के बाद 2n सेल होगा, अगर 2n सेल है तो मियोसिस के बाद n सेल होगा, और अगर n सेल है तो मियोसिस के बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस के लिए होमोलोगस पेयर चाहिए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है? एक क्रोमोसोम मम्मी से, एक क्रोमोसोम पापा से, इसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम्स यानी होमोलोगस पेयर कहते हैं, ये सिर्फ 2n में मिलता है। फिर क्रिएट वेरिएशन, मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रोमोसोम्स अपना डीएनए एक्सचेंज करता है, रिकॉम्बिनेशन, जीन्स मिक्स हो जाते हैं, रिजल्ट हर गैमेट डिफरेंट होता है, इसलिए कोई दो सिबलिंग सेम नहीं होता एक्सेप्ट ट्विन। फिर वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन से बेटर एडेप्टिबिलिटी होती है, एडेप्टिबिलिटी से सर्वाइवल रेट अच्छा होता है। चार डिफरेंट डॉटर सेल करता है मियोसिस, यानी माइटोसिस में दो सेम सेल हो जाते हैं लेकिन मियोसिस में चार डिफरेंट सेल बनते हैं, ये डिफरेंट है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के ऊपर। क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स यानी डीएनए का बंडल, डीएनए का इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा होता है। ह्यूमन बॉडी में, नॉर्मल बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको बोलते हैं 2n डिप्लॉयड। n क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट क्या होता है? गैमेट यानी सेक्स सेल, मेल गैमेट स्पर्म है, फीमेल गैमेट ओवम एड है। नॉर्मल बॉडी के सेल्स 46 क्रोमोसोम्स 2n होते हैं लेकिन स्पर्म और ओवम में 23 क्रोमोसोम्स n ही रहते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और ओवन का फ्यूजन मिलना, स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स और ओवन भी 23, दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे। अगर मियोसिस ना हो तो हर जेनेटिक कंस्ट्रक्ट डबल हो जाएगा। एग्जांपल, पेरेंट सेल 46 मियोसिस होता तो वो आगे बढ़ता रहता। मियोसिस क्रिएट वेरिएशन और क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, इवोल्यूशन में हेल्प। मियोसिस गिव 4 डिफरेंट डॉटर सेल, मियोसिस के एंड में 4 डॉटर सेल बन जाते हैं, सब जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, इसलिए सिबलिंग्स एक जैसे नहीं होते। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस क्या करता है? बॉडी ग्रोथ करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, अब आ गए हैं माइटोसिस के ऊपर। माइटोसिस क्या करता है? बॉडी ग्रो करता है, रिपेयर करता है और वुड हीलिंग करता है और सेम कॉपी बनाता है। माइटोसिस में एक सेल से दो आइडेंटिकल सेल बनते हैं, यानी क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहता है, 46 यानी इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, सेम साइज और सेम टाइप के क्रोमोसोम, एक फादर से एक मदर से। एग्जांपल, क्रोमोसोम 1 फ्रॉम फादर, क्रोमोसोम 1 फ्रॉम मदर इज इक्वल टू होमोलोगस पेयर। क्रोमेटिड क्या है? जब क्रोमोसोम्स कॉपी होता है तो अपने दो सेम पार्ट से होता है, उनको बोलते हैं क्रोमेटिड। नॉन सिस्टेंट क्रोमेटिड्स क्या होता है? डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनते हैं तो क्रॉसिंग ओवर इनके बीच होता है। ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मिडल का पार्ट जो दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखता है। और काइनेटोचोर क्या है? काइनेटोचोर के ऊपर प्रोटीन स्ट्रक्चर जहाँ स्पिंडल फाइबर अटैच होता है डिवीजन के टाइम। सिंपल में यानी काइनेटोचोर यानी हुक जहाँ क्रोमोसोम्स खींचा जाता है। अब आते हैं फेजेस ऑफ मियोसिस के ऊपर। सबसे पहले डीएनए एक बार कॉपी होता है और सेल दो बार डिवाइड होता है, इसलिए मियोसिस में दो बार डिवीजन होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। स्टेप क्या है? इंटरफेस में यानी डिवीजन का फेस। डीएनए स्टार्ट होने से पहले सेल प्रिपेयर करता है। इंटरफेस के 3 पार्ट हैं। G1 फेस, सेल ग्रो करता है, प्रोटीन बनाता है। S फेस, यहाँ डीएनए कॉपी होता है, मतलब एक क्रोमोसोम से दो सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं। G2 फेस, यहाँ डिवीजन के लिए फाइनल प्रिपरेशन होती है। फिर मियोसिस 1 में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, यानी इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है 2n से n। मियोसिस 1 का स्टेज क्या है? प्रोफेस में
सबसे प्रोफेज 1 में सबसे लंबा और इंपॉर्टेंट, इसका 5 सब स्टेज होते हैं। इसको ट्रिक से याद कर ले, ला जरा पानी दे दे, यानी पहला है लिप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैचिटोटीन, चौथा है डिप्लोटीन, पांचवा डाइकाइनेसिस। यानी लिप्टोटीन क्रोमोसोम्स विजिबल होने लगते हैं और जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाने लगते हैं, और पैचिटीन में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनाइजेशन होता है, डीएनए एक्सचेंज होता है नॉन क्रोमेटिड स्ट्रेटिंग के बीच, और डिप्लोटीन क्रोमोसोम्स थोड़ा सेपरेट होने लगते हैं लेकिन क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट विजिबल होता है, इसे बोलते हैं काइजेमा। फिर डाइकाइनेसिस, क्रोमोसोम्स फुली थिक और क्लियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होने लगते हैं। फिर आते हैं दूसरा मेटाफेज 1 के ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सेंटर में लाइनअप होते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं है, पेयर लाइनअप में होते हैं। फिर एनाफेज 1, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होते, यहीं पे क्रोमोसोम्स नंबर हाफ होता है। फिर चौथा टेलोफेज 1, यहाँ 2 सेल बन जाते हैं, हर सेल में एन क्रोमोसोम्स यानी आधा क्रोमोसोम्स आ जाता है। फिर पांचवा साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन, 2 हैप्लॉइड एन सेल मिलते हैं। फिर इंटरकाइनेसिस यानी छोटा सा गैप फेज, यहाँ डीएनए दोबारा कॉपी नहीं होता। फिर मियोसिस 2 होता है, यहाँ भी इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन मियोसिस 2 को, क्योंकि क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहता है, ये ऑलमोस्ट माइटोसिस जैसा ही होता है, एन से एन ही जाएगा। मियोसिस 2 के कैसे स्टेज है, प्रोफेज 2, यहाँ क्रोमोसोम फिर से विजिबल होगा, मेटाफेज 2 सेंट्रोमियर सेंटर में लाइनअप करेगा, तीसरा एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, चौथा टेलोफेज 2 न्यूक्लियस दोबारा बन जाते हैं, फिर पांचवा साइटोकाइनेसिस फाइनल डिवीजन। फिर प्रोफेज 1 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मियोसिस का सबसे लंबा और कॉम्प्लेक्स स्टेज है, इसमें 5 सब स्टेज होते हैं। ला जरा पानी दे दे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटोटीन और डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। लिप्टोटीन सबसे पहला स्टेज, यहाँ डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, यानी कंडेंसेशन यानी डीएनए टाइट होकर मोटा दिखने लगता है, क्रोमोसोम्स लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल होने लगते हैं, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, यानी डीएनए जो पहले पतला थ्रेड जैसा था वो मोटा दिखने लगा। दूसरा जाइगोटीन, ये सब हो रहा है प्रोफेज 2 में। हाँ, यहाँ जाइगोटीन यहाँ होता है सबसे इंपॉर्टेंट कारण, सिनेप्सिस स्टार्ट होता है। सिनेप्सिस यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाना, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी सेम साइज और सेम जीन वाले क्रोमोसोम, एक फादर से एक मदर से, उसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ सिनेप्रेंटिव यानी साइनाप्टोमेंटल कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में चिपका रहता है। फिर पैचाइटिन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनाइजेशन, क्रॉसिंग ओवर यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में डीएनए एक्सचेंज। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिड फादर वाले क्रोमोसोम्स का और एक सिस्टर क्रोमेटिड मदर वाले क्रोमोसोम्स का, यहाँ एक्टिव होता है रिकॉम्बिनाइजेशन एंजाइम्स, यानी ये एंजाइम्स डीएनए कट करता है। फिर डिप्लोटीन, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ सिनेप्टियोमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होने लगते हैं, लेकिन जहाँ क्रॉसिंग ओवर था वहीं एक्स शेप स्ट्रक्चर दी जाती है, इसको बोलते हैं चियस्माटा यानी क्रॉसिंग ओवर का विजिबल पॉइंट। फिर पांचवा डाइकाइनेसिस, ये फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, इसमें चियस्माटा टर्मिनल साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियस्माटा, न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर, ईआर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर, अब सेल रेडी है मेटाफेज के लिए। फिर मेटाफेज 1 पे आते हैं, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर सेंटर में लाइनअप होते हैं, 2 मेटाफेसिक प्लेट बन सकती है। फिर एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी अटैच है, इंपॉर्टेंट यहाँ क्रोमोसोम्स नंबर हाफ होता है, 2 एन से एन। टेलोफेज 1 थोड़ा डिकंजेशन होता है, 2 सेल बन जाता है, इंटरकाइनेसिस छोटा सा रेस्ट फेज, डीएनए दोबारा रिप्लिकेट नहीं होता। फिर मियोसिस 2, अब ऑलमोस्ट माइटोसिस जैसा ही है, यहाँ प्रोफेज 1, अगर टेलोफेज 1 में क्रोमोसोम थोड़ा लूज था तो फिर कंडेंस होता है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करती है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर एनवलप ईआर गोल्जी डिसअपियर हो जाते हैं प्रोफेज 2 में। मेटाफेज 2 में सिर्फ एक मेटाफेसिक प्लेट बनती है और क्रोमोसोम सेंटर में लाइनअप करता है। फिर एनाफेज 2 इंपॉर्टेंट, यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, सेंट्रोमियर यानी क्रोमोसोम्स के सेंटर का पॉइंट जहाँ दोनों क्रोमेटिड जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। फिर टेलोफेज 2, यहाँ पे क्रोमोसोम डिकंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवलप मेम्ब्रेन में वापस आ जाती है।